हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो बहुत खास है क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद हमारा एक्चुअल पेपर होने वाला है। आज हमारा डे 38 है। आज हम मॉक टेस्ट 5 डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो हमने लय ताल सुर पकड़ा है इतने दिनों में, क्या वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि अभी इसकी बहुत जरूरत है। अभी जो हमने स्पीड मेंटेन की है, अभी जो हमने एक्यूरेसी मेंटेन की है, जो अभी तक हमने अपना एक अप्रोच डेवलप किया है, क्या वो अभी भी सेम लाइन और लेंथ को पकड़ा हुआ है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल बहुत ही साधारण सा सिंपल सा सवाल है, बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर सिंप्लीफिकेशन का। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे इसको अप्रोच करना है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा सर यहां पर ये आपका 9 में से 8 गया 1 और ये 5 हो गया 6। फिर यहां पर ये 9 और 1 10, 10 में से 5 गया 5। फिर ये हो गया सर 5 3 8 में से 6 गया 2 और 8 और 2 10, 10 में से 5 गया 5। तो 5256 हमारा आंसर होगा और ये रहा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, बहुत ही सिंपल सरल आसान इजी। आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं। ठीक है, अब आपके पास में सवाल आ गया 78% ऑफ 450 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 250 इज इक्वल टू 441 है ना। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने ये बोला कि अगर मैं इसका जो परसेंटेज है वो इसको दे दूं, ठीक है सर, और इसका जो जीरो है वो इसको दे दूं, ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 780 और यहां पर क्या हो जाएगा सर 45% ऑफ 780 ये हो जाएगा। हाँ सर, अब इसमें से 2 निकाल कर इसको दे दूं तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 90% ऑफ, ये कितना हो जाएगा सर आपका 390। ठीक है सर, बात समझ में आ गई होगी। पहले तो मैंने क्या किया, आदान प्रदान किया, जीरो इसको दे दिया, परसेंटेज इसको दे दिया, ये ऐसा बन गया। फिर मैंने इसमें से 2 निकाला, इसको दे दिया, 90% ऑफ क्या हो गया 390 हो गया, बात खत्म हो गई सर। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसका 10% कितना होता है सर, इसका 10% होता है सर 39। तो ये इसमें से कम कर दो, कम करने पे जो भी आएगा वो इसका 90% आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हमने बोला 10 में से 9 गया 1 बचा, ठीक है, 8 में से 3 गया 5 बचा, ठीक है, और यहां पर कितना बचेगा सर 351, यानी कि ये आपके पास में क्या आ गया सर 351 आ गया। ये कितना आ गया सर आपके पास में 351 आ गया। ठीक है, दूसरा एक और तरीका क्या था कि परसेंटेज से इसके 2 जीरो चले जाएंगे। हाँ सर, 9 9 जा 81, 8 बचा, 27 और 8 कितना हो गया 35 हो गया। ऐसे भी आप जा सकते थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो तरीके मैं बताते जा रहा हूं आपको, आपको जो बेटर लगे आप उसके साथ जा सकते हो। अब यहां पर क्या है सर कि परसेंटेज अगर मैं इसको दे दूं और इसका जो 10 है वो इसको दे दूं और क्वेश्चन मार्क को मान लूं P, क्वेश्चन मार्क को मान लो P और 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 10P और ये हो गया 25%, यानी कि 1/4। 25% कितना होता है 1/4 ऑफ 10P। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा आपका प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ 10P इज इक्वल टू ये कितना है सर 441 है। अब यहां पर 441 आपके पास दिख रहा है, ठीक है सर, और ये 351 दिख रहा है। ठीक है सर, तो ये 0 हो गया। हाँ सर, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 90 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सर 1/4 इंटू 10P इज इक्वल टू कितना 90। अब आपको मालूम है कि P की वैल्यू कितनी आएगी सर, अगर ये 10 से कटेगा तो 9 बार आएगा और ये 36 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा सर वो कितना आएगा सर 36। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 36। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप में से किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका सही जवाब इस सवाल का क्या है सर, बी ऑप्शन। कितना भैया, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या किया, कैसे किया, सबसे पहले तो हमने इसका परसेंटेज इसको दे दिया, जीरो इसको दे दिया, तो ये हो गया 45% ऑफ 780। 780 में से 2 निकाल के 45 को 90 बना दिया, तो 90% ऑफ कितना हो जाएगा 380। अब उसमें आप इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, 9 इंटू 38 हो जाएगा, उस 9 इंटू 39 हो जाएगा। उसके बाद हमने बोला कि इसका परसेंटेज इसको दे दो और जीरो इसको दे दो, ये 25% हो जाएगा। 25% का मतलब होता है 1/4 और 10 इसको दे दिया, तो ये जो है ये P है, मान लो तो ये 10P हो जाएगा। ठीक है, अब सामने क्या लिखा है सर 441, तो इसको इधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 90। 90 को 10 से डिवाइड किया 9, 9 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 36, खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपसे बोला 1/4 ऑफ 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ 52 000 52 तो कैसे करेंगे इसको, ये तो आसान सवाल हो गया है ना। तो हमने बोला सर 1/4 इंटू 1/2 इंटू 3/4 इंटू 52 इंटू यहाँ पर मान लेते हैं
1000। ऐसा कर लें, हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने ये बोला कि सर यहाँ से 4 से ये जाएगा कितनी बार सर, 13 बार, 13 इंटू 3 कितना जाएगा सर 39, इंटू ये आपका 8 है, 8 से ये जाएगा सर 125 बार, तो ये आ जाएगा सर 125। ठीक है सर। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सर, 125 इंटू 39 को लिख सकते हैं 40 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर 125 इंटू 4 कितना होता है सर 500 और एक जीरो लग गया माइनस 125। ठीक है सर। 5000 में से अगर 100 जाएगा तो 4900 बचेगा, 4800 लिख लिया, 100 में से 25 गया तो 75 आ गया, तो 4875 ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना भाई, देखो ये 5000 था, इसमें से आपने 200 निकाल लिए, ठीक है, तो बचे कितने सर 4800। ठीक है ना, 200 में से ये आपका 125 जाएगा तो कितना बचेगा 75 बचेगा, तो 75 इसमें जोड़ दिया। ठीक है, ये आ गया 4875। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ट्रीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38% ऑफ 4500 माइनस 25% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1640। आपसे जो समथिंग है इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे बड़े भैया, इधर आइए। तो मैंने कहा सर यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि परसेंटेज से इसके 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा सर 45 इंटू 38। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद फिर ये कर सकते हैं कि इसका 2 इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा सर 90 इंटू कितना 19। ठीक है सर, और ये कितना हो जाएगा सर 9 9 जा 81, और ये हो जाएगा सर ये, और ये एक जीरो, तो 1710 आ जाएगा, ये खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा है सर यहाँ पर, ये लिखा है सर 1/4 ऑफ P इज इक्वल टू 1640। ठीक है ना, यही चीज़ है। तो यहाँ पर इसको अगर भेज दें 1640, यहाँ पर 1640 माइनस कर दें, तो यहाँ पर P/4 हो जाएगा, है ना, P/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि ये 70 होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा सर 70 होगा, तो 70 इंटू 4 करेंगे तो P आएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 280। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 280। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल सरल आसान ईजी। हमने परसेंटेज से इसके 2 जीरो काटे। ठीक है सर, 2 इसको दे देंगे तो 90 इंटू ये हो जाएगा 19। अब 9 इंटू समथिंग करना बड़ा आसान है ना, 90 और 81 जोड़ेंगे 171, एक जीरो लगा दिया, 1640 में से माइनस करेंगे, यहाँ से 70 आ गया, 70 का 4 गुना किया, P आ गया। ठीक है बेटा, सिंपल सरल आसान ईजी, इतना तो आपसे बनना भी चाहिए, कोशिश जारी रखिए अगर नहीं बन रहा है तो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5863 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2704 इंटू 0.5, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, इंटू 0.5 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भैया कि ये 5863 है माइनस ये 2704 जो है ये किस नंबर का स्क्वायर है, यानी कि 2704 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये होगा सर 52। ठीक है, ये क्या होगा सर 52। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करना है ना, इसका मतलब यही है। तो मैंने कहा सर 63 में से अगर 52 चला भी जाए तो कितना बचेगा सर 11 बचेगा। हाँ सर 5811/2, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा सर 29 बनेगा। ठीक है सर, और यहाँ पर क्या बनेगा सर ये 05.5, तो 2905.5 है ना, 2905.5, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब, बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, सिंपल सरल आसान ईजी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब आपसे क्या बोला 1/2/3 ऑफ 1440 प्लस 40% ऑफ 3550 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो ये 3 और 2 5 हो गया, 5/3 इंटू 1440 प्लस 40%, तो परसेंटेज से इसका एक जीरो और इसका एक जीरो चला जाएगा, तो ये 4 इंटू कितना हो जाएगा सर 355। ठीक है, और माइनस यहाँ पर समथिंग मान लेते हैं 61 का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर कितना होगा सर, जिसको नहीं मालूम है वो यहाँ देख लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये कितना होता है सर 6, इसका डबल कितना होगा सर 12, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ पर ये 37 हो जाएगा, तो 3721, तो ये आ जाएगा सर आपका 3721, ये आगे ख़त्म। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते, इसको यहाँ से हटाते। अब यहाँ पर हम इसको अगर कैंसिल करें तो ये क्या होगा सर 3 4 जा 12 है ना, 3 8 जा 24, ये 0 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा सर 2400 हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 1200। ठीक है, ये हो जाएगा सर आपका 200। ठीक, और ये हो जाएगा सर 20, तो ये कितना हो जाएगा 1420, तो ये 1420 हो गया। ठीक है, माइनस 3721 इज इक्वल टू P। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर,
तो मैंने कहा सर ये 24 है और ये आपका कितना है सर, ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 38 है ना, ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में 38। तो 3800 में से अगर ये 37 चला जाए तो कितना बचेगा सर, 100 बचेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और 20 में से अगर 21 चला जाए, 20 में से अगर 21 चला जाए तो कितना बचेगा सर, माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा सर, 99। तो आपका जो आंसर आएगा सर वो 99 आएगा। ठीक है, आपका जो आंसर है वो कितना आएगा सर, 99 आएगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, ईजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 25% ऑफ 289 माइनस 32 3/4 इज इक्वल टू 0.2 है ना। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो मैंने लिखा P। अब ये जो चीज़ है ना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो पूरा एक ब्रैकेट के अंदर, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ नीचे जाएगी। तो ये नीचे कितना जाएगा सर, ये आपका जाएगा 1/4 ऑफ 289 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये आपका 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, और ये 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 131। तो 131/4 इज इक्वल टू कितना है सर, ये आपका 2/10। ऐसे लिख लें इसको, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे देखो, अभी दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पर ऊपर 4p हो जाएगा। इसका बेस क्या है, 4 है ना, तो 4 उचक के ऊपर चला जाएगा। तो 289 और 231 का 289 और 131 का डिफरेंस आएगा, 289 और 131 का डिफरेंस आएगा। ये आ गया 2/10। ठीक है सर, तो यहाँ से ये जाएगा सर 2 बार। ठीक है सर, और ये हो जाएगा सर आपका कितना, 20, या 20 इसको इधर भेज दो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि ये 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, और ये इधर कितना जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 3 गया 5, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है सर, अब आपको मालूम है कि 258 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या बनेगा सर 79, उसको 10 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा सर 7.9। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 7.9। ठीक है, हमने क्या बोला, जो क्वेश्चन मार्क है उसको P माना और जो कुछ भी लिखा है उसको नीचे लिख दिया। तो 25% यानी कि 1/4 ऑफ 289 माइनस 4 × 32 128 प्लस 3 131/4 ये लिख दिया, और 0.2 को 2/10 लिख दिया। अब हमको मालूम है इसका बेस जो है वो क्या है सर, सेम है, 4 है, तो 4 उचक के ऊपर जाएगा तो 4p हो गया, और 289 और 131 का डिफरेंस हमने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है ना, जो कि कितना आ रहा है सर 158 आ रहा है। अब यहाँ से 2 इस 4 को 2 बना देगा, इसको 20 बना देंगे, ये 158 ऊपर जाएगा। 158/20 को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 7.9 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 84 प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इंटू 105 डिवाइडेड बाई 8.25। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर यहाँ पर ये जो होगा ये 196 होगा। हाँ सर, ये 196 होगा, इसमें हम 84 जोड़ रहे हैं, इसमें हम 84 जोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें इसको 4 दे देंगे तो कितना हो जाएगा सर 200, और ये 80, तो यानी कि ये 280 आएगा, इज इक्वल टू P इंटू 105 अपॉन 8.25। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ये हट गया यहाँ से। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस 4 से ये बन जाएगा सर 70। हाँ सर, तो 70 ऊपर लिखा आपने, इज इक्वल टू P इंटू 105, और यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, ये 33 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा सर, 33 बन जाएगा। हाँ सर, तो 35 से ये जाएगा 3 बार, 35 से ये जाएगा 2 बार, 3 से ये जाएगा 11 बार, और 11 × 2 हो जाएगा आपका 22, और ये आ जाएगा सर P की वैल्यू, ये आ जाएगी सर आपकी P की वैल्यू। तो P की वैल्यू कितनी आ रही है सर आपकी 22 आ रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, ईजी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया कि ये सवाल क्या बोलता है हमसे बोल रहा है 15 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 35 प्लस 42.8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने लिखा सर 15 डिवाइडेड बाई 12.5 और इंटू 35 प्लस 42.8 इंटू 5/2 लिख दूँ इसको, माइनस 100 इज इक्वल टू P का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, हाँ सर कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो मैंने कहा सर यहाँ से अगर ये डेसिमल हटा तो यहाँ 0 लग जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो 25 से ये 6 बार जाएगा, 25 से ये 5 बार जाएगा, 5 से ये 7 बार जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपका क्या हो जाएगा सर
1.4 हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा 5 इंटू 21 कितना होता है सर? 105, और ये यहाँ से आपको 2 मिलेगा तो ये 107 हो जाएगा, तो ये 107 हो गया, माइनस यहाँ पर 100 हो गया, इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। इसका डिफरेंस 7 है, 7 और 42 का सम कितना है? 49 है, तो 49 पी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि पी जो है वो आपके पास में कितना है सर? 7 है। पी जो है वो आपके पास में कितना है सर? 7 है। तो ये आपके सवाल का सही जवाब आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल, सरल, आसान, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भैया 1496 माइनस 392 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 15 इज इक्वल टू 213 प्लस समथिंग, है ना? समथिंग की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर इसमें? ध्यान से देखिए। तो मैंने बोला सर 6 में से 2 गया 4, ठीक है ना, 9 में से 9 गया 0, 14 में से 3 गया 11, ये आ गया सर, अपॉन यहाँ पर कितना है सर? 23, ठीक है सर, इंटू यहाँ पर कितना है सर? 15, और माइनस यहाँ पर कितना होगा सर? 213 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा सर? समथिंग। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने बोला सर 1104 अपॉन 23, तो अगर मैं इसको 4 से करूँ, 5 से तो कर नहीं सकता क्योंकि 115 आ जाएगा, 4 से करूँ तो 80 और 12 92 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 8 और 10 18 और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर 8 से करें तो ये हो जाएगा 24 और ये 18, ख़त्म, यानी कि 48 आएगा। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 48 आएगा, 48 इंटू 15 माइनस 213 इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने बोला सर किसी भी नंबर को अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर में उसका आधा जोड़ दो पहले, ठीक है, और जो भी रिजल्ट आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 720 आ गया, तो 720 माइनस 213 इज इक्वल टू पी। 20 में से 13 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो पी के लिए कितनी आएगी सर? 507। तो 507 तो हमारे पास में ये आ चुका है। ठीक है, 507 तो हमारे पास में ये आ चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल है, सरल है, ईजी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 सवाल आए थे सिंप्लीफिकेशन के। अब इसके बाद जो है वो नंबर सीरीज़ है ना, तो 5 सवाल नंबर सीरीज़ के हैं। नंबर सीरीज़ में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ का ये सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपको इसको देखना है, सोचना है, ठीक है, और कोशिश करनी है, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसको। ठीक है, बट कोशिश करो खुद से, क्योंकि नंबर सीरीज़ में आपको खुद से करना बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। तो आप जितनी जल्दी पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है बेटा, चलो, तो ये आपके सामने है सवाल, इसको देखो अच्छे से। चलिए भाई, देख लिया, समझ लिया, कोशिश करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो आपके सामने क्या लिखा भैया? 16, 18, 27, 55, 120 और क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें पैटर्न थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ा के यहाँ पर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर भैया क्या पैटर्न है। तो हमने यहाँ पर लिखा सर 16, यहाँ पर लिखा हमने 18, यहाँ पर लिखा हमने 27, यहाँ पर लिखा हमने 55, और यहाँ पर लिखा हमने 120, और यहाँ पर लिखा हमने ब्लैंक। तो हम यहाँ पर इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वो 2 है, इसका जो डिफरेंस है वो 9 है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर? 8 हो गया, और ये हो गया सर 68। ठीक है ना, 27 55 है ना, 68 कैसे हो रहा है? तो ये 15 में से 7 गया 8 बचा, और 4 में से 2 गया 28 बचा। ठीक है सर, यहाँ पर कितना बच रहा है सर? ये हो गया सर 10 में से 5 गया 5 हो गया, और ये हो गया सर आपके पास 6, और यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि यार 65 है, 28 है, 9 है, 2 है, तो ये सारे नंबर कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा अच्छे से इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं जो परफेक्ट क्यूब है उसके आसपास है। मतलब ये देखो कि ये जो है ये 4 का क्यूब प्लस 1 है, ये जो है ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये जो है ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, और ये जो है ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, 1 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाए तो फिर आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर क्या आएगा सर? 5 आएगा, तो 5 का क्यूब प्लस 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर 126 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 246 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा सर आपका? 246। तो 246 इस सवाल का क्या होगा सर? सही जवाब।
ठीक है। तो क्या किया हमने पहले नंबर सीरीज लिख ली, ठीक है, फिर उसका डिफरेंस निकाला। अब जो डिफरेंस आया है वो कहीं ना कहीं जो है वो परफेक्ट क्यूब के आसपास दिखाई दे रहा है। तो हमने बोला ये 64 से एक ज़्यादा है, ये 4 के क्यूब से एक ज़्यादा है, ये 27 से एक ज़्यादा है, या 3 के क्यूब से एक ज़्यादा है, ये 8 से एक ज़्यादा है, या 2 के क्यूब से एक ज़्यादा है, ये 1 से एक ज़्यादा है, यानी कि 1 के क्यूब से एक ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 का क्यूब +1 करके इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पे आते हैं। इसको यहाँ से हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया सर, 13, 10.8, 15.4, 8.2, 17.8। तो यहाँ पर डेसिमल में नंबर आ चुके हैं भैया। थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखकर डर लगेगा कि एक्चुअली में ये सवाल कैसे होगा, ठीक है, बट आसान सवाल है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर लिखा सर 13, यहाँ पर लिखा सर 10.8, यहाँ पर लिखा सर 15.4, यहाँ पर लिखा सर 8.2, यहाँ पर लिखा सर 17.8 और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये नंबर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ऐसा। तो हमने नंबर सीरीज़ की बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन किए हुए हैं। तो अगर आपने वहाँ पर देखा हो तो वहाँ पर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जब भी नंबर घटता बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कोई 2 सीरीज़ चल रही होगी, वहाँ पर कोई 2 सीरीज़ चल रही होगी। तो 2 सीरीज़ चल रही होगी यानी कि ऑल्टरनेटिव जो ऑल्टरनेट टर्म्स होंगे वो आपको उठाने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ से इसको देखना चाहिए, फिर इसको यहाँ से ये देखना चाहिए, फिर आपको यहाँ से ये देखना चाहिए और फिर यहाँ से ये देखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये पाया कि 13 में अगर हम 2.4 ऐड कर देंगे तो 15.4 आ जाएगा। हाँ सर, तो 2.4 है तो यहाँ भी 2.4 होगा, या तो फिर 2.4 का डबल होगा, या तो ये भी हो सकता है 2.4 का आधा हो जाए, 2.4, 1.2, है ना, इस तरह से। तो देखते हैं क्या है भैया। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी हमें 2.4 ही दिख रहा है। तो ये क्या है सर, ये प्लस करने पे आ रहा है। ये क्या आ रहा है सर, प्लस करने पे आ रहा है। ठीक है सर, बट हमें तो ये नंबर चाहिए, तो वो तो इसके हिसाब से आना चाहिए। तो मैंने कहा 10.8 और 8.2 में तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हमने देखा माइनस क्या हो रहा है सर, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 8 गया 2, यानी कि 2.6। तो अगर यहाँ पर 2.6 है तो यहाँ भी 2.6 ही होगा फिर, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2.4 था तो यहाँ पर 2.6 होगा, बट माइनस होगा। तो यहाँ पर 12 में से 6 गया 6 बचेगा, ठीक है ना। 7 में से 2 गया 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5.6 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा सर, बी ऑप्शन। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा सर, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। इसको यहाँ से मिटाते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया 4, 19, 64, 139, क्वेश्चन मार्क 379, ठीक है ना। तो 4 है, 19 है, 64 है, 139 है, क्वेश्चन मार्क है और 379 है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं, तो कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, है ना। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले इसको लिखा 4, 19, 64, 139 ब्लैंक और 379, ठीक है सर। अब यहाँ पर हमने इसका डिफरेंस निकाला, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 15। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर, तो मैंने कहा सर 14 में से 9 गया 5 बचेगा, और 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 45, ठीक है सर। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, है ना। 13 में से 6 गया आपका 7 बचेगा, ठीक है सर। यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भैया यहाँ पर 15, 45 और 75 को देख के कुछ फीलिंग आ रही है क्या। मैंने कहा सर ये 15 के मल्टीपल है ना। ये जो है ये 15 × 1 है, ये जो है ये 15 × 3 है, ये जो है ये 15 × 5 है। तो ये 15 के मल्टीपल तो है, बट ये ऑड मल्टीपल्स हैं। ये कौन से मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स हैं। यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना होगा सर, 15 × 7 होना चाहिए, और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 15 × 9 होना चाहिए। तो 15 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका 105, और 15 × 9 करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका 135, है ना। तो यहाँ पर इसको जोड़ कर देखते हैं। तो 139 में अगर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, 144, और 100 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 244। तो ये 244 आना चाहिए। ऑप्शन में 244 दिख भी रहा है, बट 244 में ये जोड़ने पे ही आ रहा है कि हाँ 5 और 4 9,
4 और 3 7, 2 और 1 3 आ गया। इसका मतलब 244 ही हमारा सही जवाब है। 244 ही हमारा सही जवाब है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिंपल डिफरेंस निकाला और जो डिफरेंस है वो किसी नंबर का मल्टीपल होगा। आमतौर पे जब भी मल्टीपल वाले सवाल आते हैं तो वो हमेशा ऑड मल्टीपल मतलब ऑड नंबर्स के मल्टीपल होते हैं या तो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल होते हैं, है ना, या तो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के जो भी प्राइम नंबर जैसे 17 हो गया 19 हो गया उसकी टेबल बहुत लोगों को आती नहीं है, याद नहीं है, तो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, है ना। अगर डिफरेंस जो है वो 2 का कोई मल्टीपल हो, 4 का कोई हो, 6 का हो, 9 का हो, 3 का हो, तो बंदा थोड़ा सा आराम से सोच लेता है ना। इनकी टेबल वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा भैया, 5 6 14 45 क्वेश्चन मार्क 925। तो 5 6 14 45 क्वेश्चन मार्क 925 क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर 5 6 14 45 क्वेश्चन मार्क 925। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5, यहाँ लिखा 6, यहाँ पर लिखा 14, यहाँ पर लिखा 45, यहाँ पर लिखा ब्लैंक, यहाँ पर लिखा 925। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला यहाँ से अगर मैं जाना चाहूँ तो यहाँ पर तो 1 का गैप है, यहाँ पर तो 8 का गैप है और यहाँ पर फिर गैप बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पर फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना, मगर मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, ये तो कंफर्म है। अब मल्टीप्लिकेशन करने का उसमें कुछ जोड़ने पे आ जाए या तो कुछ घटाने पे आ जाए, है ना। आप आगे निकल के उसमें से कुछ कम करने पे आ रहा होगा या आप इसके आसपास पहुंच गए फिर उसमें कुछ जोड़ने पे आ रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो हमने सोचा कि यार ये इसका 1 गुने के आसपास है, ये इसके 2 गुने के आसपास है, ये इसके 3 गुने के आसपास है, ये तो समझ में आ ही रहा है। तो हमने बोला 5 × 1 + 1 कर देते हैं, 6 × 2 + 2 कर देते हैं, 14 × 3 + 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सब बैठ गया सही सही, हाँ सर बैठ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर × 4 + 4 करेंगे और यहाँ पर × 5 + 5 करेंगे, यही होगा, हाँ सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 45 × 4 करेंगे तो 180 और 4 जोड़ेंगे तो 184। तो ये 184 आना चाहिए, तो 184 ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है। अब 184 का अगर 5 गुना करोगे तो 180 का 5 गुना कितना होता है सर, 900, और ये 920 हो जाएगा, 4 × 5 20 हो जाएगा, 920 और 5 925, सही बैठ रहा है। इसका मतलब सही जवाब कितना है, 184। सही जवाब कितना है, 184। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आसान है, सरल है, ईजी है। ठीक है भैया, ईजी है, क्या है भैया, ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब आपके पास में आ गया सर 112 117 127 142 162 और क्वेश्चन मार्क। तो ये देखने से समझ में आ गया कि यहाँ पर डिफरेंस निकलेगा और डिफरेंस जो निकलेगा उसमें भी बहुत समानता है यहाँ पर। ठीक है, देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कहने का मेरा तात्पर्य क्या है वो यहाँ पर देखो। यहाँ पर इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 15 है ना, साफ साफ दिख रहा है। इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है सर, आपके पास में 20 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 10 15 20, तो यहाँ पर 25 होना चाहिए। तो 5 2 7 हो गया, 16 2 18 हो गया, तो 187 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल था। जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है आप देख रहे होगे वो 5 के मल्टीपल्स है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से चल रहा है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ठीक है, तो आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने DI पर, है ना। इसमें 2 DI सेट हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर आपके सामने DI दिख रहा है जो कि पाई चार्ट और टेबुलर से मिलाकर बना हुआ है, इसको अपन मिक्स्ड DI बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेट दिख रहे हैं 1 2 3 4, डीजल कार और पेट्रोल कार दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है 3 और 4 का, वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पाई चार्ट showing the percentage wise distribution of cars in 4 different states। ठीक है ना, यानी कि पाई चार्ट ये हमें बता रहा है कि 4 अलग अलग स्टेट्स में कितने प्रतिशत कार हैं। यानी कि स्टेट 1 में 14% कार है, स्टेट 2 में 28%, स्टेट 3 में 32%, स्टेट 4 में 26% कारें हैं। कौन सी कारें हैं सर, जो दो भी टोटल कारें हैं 700 कारें हैं, उसका 700 कार का 14% यहाँ पर है, 28 यहाँ पर, 32 यहाँ पर, 26 यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद टेबल क्या बता रहा है, टेबल शोइंग द रेशियो बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल इंजन कार्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 डिफरेंट स्टेट्स। अब यहाँ पर टेबल चार्ट ये बता रहा है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, आपके पास 4 स्टेट्स हैं, इसमें जो भी कारें हैं, जैसे कि स्टेट 1 में कितनी कारें हैं, 14% हैं, तो उस 14% में से पेट्रोल और डीजल
किस रेशियो में है वो आपको यहाँ पर बता दी है, वो आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब इसमें सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको, हाँ, तो अभी यहाँ पर अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा सर, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये कोई जगह है हमारे पास में, ये कुछ जगह है हमारे पास में, ठीक है ना, ये कुछ जगह है हमारे पास में। यहाँ पर अपना काम करेंगे अपन, यहाँ पर खेलेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर खेलेंगे। तो कैसे खेलेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, कैसे खेलेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लिया कुछ, ये आपके स्टेट हैं और ये आपका डीजल है और ये आपका पेट्रोल है। ठीक है सर, तो 1 2 और ये 3, ये आ गया। अब यहाँ पर स्टेट 1 2 3 4 लिख देता हूँ मैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि स्टेट 1 में कितने कार हैं सर, 14% कार है सर। ठीक है सर, 14% कार है। यहाँ पर 3 और 4 कितना हो रहा है सर, 7 हो रहा है। 7 की वैल्यू 14% हुई, इसका मतलब है ना, यहाँ पर जो भी डीजल और पेट्रोल कारें हैं उसका टोटल इस 14% के बराबर होना चाहिए। हाँ सर, तो 3 और 4 कितना हो गया सर, 7 हो गया। 7 की वैल्यू 14% है तो 1 किलो 2% है, तो यहाँ पर 6% डीजल कार हो गई, 8% पेट्रोल कार हो गई। ये बात समझ में आ गई। अब ये 6% और 8% किसका है, 700 का है। ठीक है, वो अपन नहीं निकाल रहे हैं, अपन अभी इसको इसी तरह रख रहे हैं। फिर 5 और 9 कितना हो गया सर, 14 हो गया। 14 किलो 28, 1 किलो 2 हो गई, यानी कि ये 10% हो गया और ये 18% हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। 5 और 3 8 हो गया, 8 की वैल्यू 32 है, यानी 1 किलो 4 है, तो ये 20% हो गया और ये 12% हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 1 2 हो गया, 2 किलो 26 है, यानी कि ये 13% हो गया। ठीक है, और ये भी 13% हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं है, ये हमने लिख लिया। और टोटल नंबर ऑफ कार्स जो है वो कितनी है सर, टोटल नंबर ऑफ कार्स जो है वो हमारे पास कितनी है सर, वो हमारे पास 700 है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्स हमारे पास कितनी है सर, 700 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको कि टोटल नंबर ऑफ कार जो है वो हमारे पास कितनी है सर, 700 है। तो ये जो 6% 8% लिखा है, ये किस चीज़ का है, 700 का है। ठीक है सर, तो ये हमने एक टेबल बना लिया। अब इसी टेबल से हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो हम आते हैं आगे और देखते हैं सवालों पर। अब सवालों में क्या लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार इन स्टेट 2। तो हम डीजल इंजन कार इन स्टेट 2 एंड द नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट 4। तो पेट्रोल में स्टेट 4 का आपको क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है ना। अब इन दोनों में से जो भी वैल्यू आएगी बड़ी छोटी, उसमें से बड़े में से छोटे को हम माइनस कर देंगे। तो हमने बोला सर डीजल कार जो है स्टेट 2 में जाना है, तो स्टेट 2 में डीजल कारें कितनी सर, 10% है। 10% किसका सर, 700 का। कितना हो गया सर, 70 हो गया। तो यहाँ पर 70 लिख लिया। पेट्रोल कारें देखनी है अपने को स्टेट 4 में, तो स्टेट 4 में गए, पेट्रोल कार कितनी है, 13%। 13% किसका सर, 700 का। तो ये कितना हो जाएगा सर, 91 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 91 हो जाएगा। इसका डिफरेंस निकालना है, तो ये कितना आएगा सर, 21 आएगा। तो आपका इस सवाल का जो सही जवाब आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। ये जो निशान मैं बनाता हूँ इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस तो निकालना है, बट बड़ा माइनस छोटा करना है। अब जो भी बड़ा है जो भी छोटा है वो मुझे अभी तो नहीं पता, जब तक मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं आएगा। तो मैं इस तरह का निशान बना देता हूँ कि मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि डिफरेंस जो भी आएगा वो हमें पॉजिटिव बताना है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी। हमें डीजल का देखना था स्टेट 2 में 10% कारें हैं। ठीक है सर, उसके बाद हमें पेट्रोल देखना था स्टेट 4 में 13% कारें हैं। 13 और 10 का जो डिफरेंस है वो 3% हो गया। 3% किसका निकालना है, 700 का, तो भी 21 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते थे। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ से हम रब करते हैं। ठीक है, रब करते हैं और हम अब आप आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये एक सवाल हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भैया कवि, नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट 3। तो पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट 3 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार इन स्टेट 1। ठीक है सर, तो मैंने कहा पेट्रोल देखना है स्टेट 3 में, तो स्टेट 3 में पेट्रोल देखा 12% है। ठीक है सर, 12% है। और डीजल देखा 1 में डीजल देखा वो कितना है सर, 6% है। ठीक है ना, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 6% है। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 6% है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, अच्छा इसको अपन ऐसे कर लें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12/6, या इसको अपन ऐसे कर लें, परसेंटेज चेंज निकालना है ना अपने को, तो आप इसका रेशियो ले लो ना, आप इसका क्या ले लो, रेशियो ले लो। तो ये कितना आएगा सर, 2:1 आएगा। अब 2 जो है वो 1 से कितना बड़ा है सर, 2 जो है 1 से कितना बड़ा है, 1 है। कंपैरिजन किससे हो रहा है सर, इससे हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है ना, तो वो 100%
ज़्यादा है ना, 100% ज़्यादा है। आपसे क्या होगा, नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट 3 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ डीजल इंजन कार इन स्टेट 1। तो यहाँ पर हमने इस पहले निकाल लिया कि भैया ये 12% है, ये 6% है। अब आप चाहो तो इसका आप निकाल सकते हो क्या, 700 का 12%, 700 का 6%, और फिर उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बट हम ये भी कर सकते हैं कि भैया ये इसका रेशियो ले लेंगे तो कितना होगा सर, 2:1 होगा। 2:1 होगा, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये इससे बड़ी तो है, कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है, और उसकी तुलना हो रही है 1 से, तो उसको 1 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दिया, आपका ये आ गया। बाकी अगर आप इसमें ऐसा करते कि भैया आप 700 का 12% निकालते है ना, 700 का 12% निकालते तो ये कितना आ जाता सर, 84 आ जाता। ठीक है, 700 का 6% निकालते ये आ जाता सर 42। अब 84 42 से 42 टाइम्स 42 बड़ा है, 84 42 से 42 बड़ा है, और इसकी तुलना 42 से ही हो रही है, इंटू 100 करेंगे तो भी 100% ही आएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है सर, ए ऑप्शन है। इसका जो सही जवाब है वो क्या है भैया, ए ऑप्शन है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया। तो रेशियो से खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर अपने को एक्चुअल वैल्यू निकालने की आवश्यकता वैसे है नहीं अभी। ठीक है, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि सर इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ 25% डीजल इंजन इन स्टेट 3 आर AC कार एंड रिमेनिंग कार आर नॉन AC, व्हाट इज द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार इन स्टेट 3 विच आर नॉन AC। तो आपसे बोल रहा है कि भैया स्टेट 3 में जो डीजल इंजन कारें हैं उसमें 25% कारें ऐसी हैं जिसमें AC लगा है ना। 25% डीजल इंजन कार इन स्टेट 3 आर AC कार, यानी कि यहाँ पर स्टेट 3 में जो भी डीजल कारें हैं उसका 25% कारों में AC लगा है। इसका मतलब बाकियों में AC नहीं लगा है। आपसे उन्हीं जिनमें AC नहीं लगा है उसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, वो कितनी कारें हैं वो पूछ रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार इन स्टेट 3 विच आर नॉन AC। तो हमें सबसे पहले कहाँ पर जाना है, हमें सबसे पहले जाना है सर यहाँ पर, सबसे पहले जाना है हमें यहाँ पर स्टेट 3 में। तो स्टेट 3 में चले गए, डीजल इंजन कार पे चले गए जो कि 20% है। तो जो 20% है, ठीक है ना, ऑफ किसका, 700 का, इसका ये कारें कौन सी हो गई सर, डीजल इंजन कार हो गई। इसका 25% में AC लगा है तो 75% में AC नहीं लगा होगा। 75% आपका हो गया सर 3/4। 75% कितना हो गया सर आपका 3/4। ठीक है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि भैया परसेंटेज से इसके 2 0 चले जाएंगे। हाँ सर, और ये कितना हो जाएगा सर 20 × 7, और यहाँ पर कितना है सर 3/4, तो 4 से ही जाएगा 5 बार। ठीक है, और ये हो जाएगा सर आपका 21 × 5 यानी कि 105, 21 × 5 यानी कि 105। तो ये आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन, ये आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपसे बोला गया है कि स्टेट 3 में जितनी भी डीजल इंजन कारें हैं उसके 25% कारों में AC लगा है। आपको बताना है कितनों में AC नहीं लगा है। तो स्टेट 3 में गए, स्टेट 3 में तो 20% कारें हैं किसकी, 700 का, तो 700 का 20% निकाल लिया, इतनी कारें हैं डीजल इंजन कार, उसके 25% में AC लगा है, तो यानी कि 75% पे AC नहीं लगा होगा। 75% यानी कि 3/4। इसको सॉल्व कर लिया तो पता चला कि 105 कारें ऐसी हैं जिनमें AC नहीं लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन स्टेट 3 एंड द नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट 2, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन स्टेट 3 एंड द नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट 2। तो स्टेट 3 में जाना है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ कार देखना है, स्टेट 3 में, और फिर बोलना है नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट 2। पेट्रोल देखना है आपको किसमें, स्टेट 2 में, और आपको इसका क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है। अब जो भी बड़ा है जो भी छोटा है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पर। तो मैंने कहा स्टेट 3 में अगर हम बात करें, स्टेट 3 में आपके पास में 32% कारें थी, है ना। स्टेट 3 में कितनी परसेंट कारें थी, 32% कारें थी। 32% किसका, 700 का। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 32% ऑफ 700। फिर पेट्रोल इंजन कार स्टेट 2 में जाए, स्टेट 2 में यहाँ पर चले गए, पेट्रोल इंजन कार कितनी, 18% है, तो हमने यहाँ पर लिखा 18% ऑफ 700। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 और 18 का जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 14 है ना, वो कितना है सर, 14 है। तो 14% ऑफ 700, 14% ऑफ 700, इसके परसेंटेज के 2 0 जाएंगे तो ये आएगा सर 14 × 7, 70 और 28 मिलाकर 98 हो गया। तो यही आपके इस सवाल का सही जवाब होगा, यानी कि ई ऑप्शन, ई देखिए ई ऑप्शन इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत
कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोलता है, इसको यहां से हटाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोल रहा है भाई कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन ऑल द स्टेट्स टुगेदर। तो पेट्रोल इंजन कार सभी स्टेट्स में कितनी है ये आपसे पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। तो हमने बोला सर ऐसा करते हैं कि ये 12 और 8 20 हो गया है ना, 20 और 18 38 हो गया, 38 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 50 होगा, एक 51 हो गया, तो यानी कि टोटल 51 हो, 51% ऑफ 700। तो परसेंटेज से इसके 2 जीरो जाएंगे, हाँ सर, तो ये हो जाएगा सर 51 × 7, ये टोटल नंबर ऑफ कारें आ जाएंगी, बट आपको एवरेज निकालना है। तो कितने हैं सर, यहाँ पर 4 स्टेट है, तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर 4 8 जा 32 हो जाएगा, 37, 4 9 जा 36 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1, तो ये बचेगा 89.25, तो 89.25 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है, ठीक है, पक्का पक्का, ठीक है सर। तो इसी के साथ हमारा जो एक DI का सेट था वो कंप्लीट हो चुका है, एक DI का जो सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसको क्लियर करते हैं और इस सवाल पर आते हैं, अब आपके पास में कौन है सर, अभिषेक परचेज्ड 140 शर्ट्स एंड 250 ट्राउजर्स at the rate of 450 and 550 respectively. What should be the overall average selling price of shirts and trouser so that 40% profit is earned? तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। तो मैंने ये बोला सर मुझे तो एवरेज सेलिंग प्राइस बतानी है और वो भी 40% प्रॉफिट कमाने के कंडीशन पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भैया 450 रुपये की शर्ट खरीदी, 550 रुपये का ट्राउज़र खरीदा, टोटल 1000 रुपये हो गए, इसका एवरेज कॉस्ट कितना आ गया सर 500, और इस पर अगर मुझे 40% प्रॉफिट कमाना है यानी कि 200 रुपये इसमें जोड़ देंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा सर, एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो हमसे पूछा गया था। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर, डी ऑप्शन। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर, डी ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब यहाँ लिखा है 3757 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सच दैट एज शेयर एट द एंड ऑफ 7 ईयर may be equal to B's share at the end of 9 years if the rate percent be 10% per annum at compound interest, B's share is। आपको B का हिस्सा बताना है। तो B का हिस्सा कैसे बताएंगे सर, ध्यान से देखिए, ठीक है। B का हिस्सा कैसे बताएंगे, हिंदी वाले भी अपना एक बार सवाल देख लें अच्छे से, ठीक है ना। B का हिस्सा आप कैसे बताएंगे वो आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं और हम ये बोलते हैं भैया कि आपके पास में 3757 है, आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, कुछ ज़्यादा कुछ कम होगा ताकि एक को 7 साल के लिए, एक को 9 साल के लिए जमा करें, और रेट परसेंट तो दोनों को सेम ही मिलेगा, अलग अलग तो मिलेगा नहीं, बट दोनों का टाइम अलग अलग है। तो पैसा कुछ कहीं पर कम होगा, कहीं पर कुछ ज़्यादा होगा, और उस पर जो टाइम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो इस तरह से पड़ेगा कि इन दोनों को जो पैसा मिले वो बराबर बराबर मिले, है ना, ऐसा सवाल में कहा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा भैया ये आपका अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो तो यही हो जाएगा, हाँ सर यही हो जाएगा। इसका पैसा 7 साल के लिए जमा है। यहाँ पर क्या होगा सर, PB, यहाँ पर 1 + 10/100, यहाँ पर पैसा 9 साल के लिए जमा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं PA/PB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर 1 + 10/100 पे पावर कितना आएगा 2, यानी कि ये 1/10 बनेगा, यानी कि 11/10 बनेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 121/100 बनेगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ये समझ में आ गई कि भैया PA और PB का जो रेशियो आ रहा है वो 121/100 आ रहा है, ठीक है सर। ये आ गया आपके पास, है ना, 121:100 आ रहा है। अब आपको B का शेयर बताना है। अगर आपको B का शेयर बताना है तो आप B का शेयर कैसे बताओगे, तो आप ये बोल सकते हो कि भैया आपका B का है 100 अपॉन इसका टोटल कर लो, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा सर 221 इंटू किसका 3757 का, ठीक है ना। तो बेटा ये 1 है और यहाँ पर 7 है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो भी जिस भी नंबर से कटेगा उसके यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए, और यहाँ पर 2 जीरो लगने चाहिए, तो आखिरी में 2 जीरो भी लगेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो 1700 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका जो आंसर है वो कितना है सर
पहला ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो कितना है सर, पहला ऑप्शन। बाकी इसको आप कैंसिल करके देख सकते हो, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई सबको, है ना, कि भैया ये जो पैसे थे ये हमने ए और बी के नाम पे जमा करने हैं इस तरह से, ताकि दोनों को जो अमाउंट मिले वो सेम मिले। तो जाहिर सी बात है कि भैया एक का पैसा 7 साल के लिए है, एक का पैसा 9 साल के लिए, तो कैसे पैसा दोनों को सेम सेम मिलने वाला है। तो भैया किसी के नाम पे कम पैसा जमा करेंगे, किसी के नाम पे ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, फिर टाइम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट जब पड़ेगा उन पर, तो दोनों की जो वैल्यू है वो उस टाइम पर बराबर बराबर हो जाएगी जब इनको ये पैसा मिलने वाला है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भैया, A goldsmith has 2 qualities of gold, one of 14 carats and another of 18 carats purity. In what ratio should he mix both to make an ornament 15 कैरेट प्योरिटी? तो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल हो गया कि भैया आपके पास में 14 कैरेट का है, आपके पास में 18 कैरेट का है, आपको जो बनाना है वो 15 कैरेट का है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 3 है, इसका जो डिफरेंस है वो 1 है। तो जो रेशियो है, जिस रेशियो में आपने इसको मिलाया होगा वो 3:1 होगा। इससे आसान जीवन में क्या हो सकता है, ठीक है। बट आ जाते हैं पेपर में ये सब सवाल। आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब आपसे बोल रहे हैं भैया सोफिया इन्वेस्ट 25% ऑफ हर मंथली सैलरी in insurance policy. She spends 15% of her monthly salary in shopping and 35% of her salary on household expenses. She saved the remaining amount of 9050. What is the Sophia annual income? यहाँ पर annual income पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप मंथली इनकम निकाल लेते हो तो उसमें 12 मल्टीप्लाई कर दो, एनुअल इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो भैया 25% कहाँ खर्चा हुआ है सर, इंश्योरेंस पॉलिसी में, 15% कहाँ खर्चा हुआ है, शॉपिंग में, 35% खर्चा हुआ है हाउस होल्ड आइटम में, और ये सभी अपनी इनकम का ही है। तो 25, 15 और 35 को अगर हम जोड़ लेंगे तो 75% तो उसका खर्चा हो गया, तो बचा कितना उसके पास 25%, उसके पास बचा कितना सर 25%, और 25% की वैल्यू जो है वो 9050 है। आपने उसकी मंथली इनकम निकाल ली जो कि 100% हम मान रहे हैं, तो ये इसका क्या है सर 4 गुना है, इसका क्या है सर 4 गुना, तो इसका 4 गुना करेंगे, इसका 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा सर, तो ये आ जाएगा सर आपका क्या, मंथली सैलरी। आपको क्या निकालना है सर, आपको ईयरली निकालना है, तो 36200 इंटू हम क्या करेंगे सर 12 करेंगे, तो 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है सर। ये 2 बचेगा, 12 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 72, और ये 74 का 4 हो जाएगा सर 7 हो गया। 12 इंटू 3 करेंगे 36, और ये 36 और 7 कितना हो गया 43 हो गया, और 2 0 और लगा देंगे, तो ये 434400, 434400, यानी कि डी ऑप्शन आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। डी ऑप्शन आपके इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? नहीं, पक्का। तो ये बहुत ही आसान सवाल हो गया जीवन का। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर आते हैं। आपसे बोला द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द 3 companies is increased by 25%, 30% and 500% and 50% respectively, what will be the new ratio of employees working in company A, B and C respectively? ठीक है, 500% से नहीं बढ़ाएंगे, 50% से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास में जो कंपनी ABC है उसमें इनिशियली जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनका रेशियो आपको पता है, और अब उनमें कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो ए में 25%, बी में 30% और सी में 50% का हो रहा है। अब नया रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए। हमने मान लिया कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर बोला है 4, 5 और 6 का रेशियो है। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए 400, इसको थोड़ी देर के लिए 500 और इसको 600 मान लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब इसमें इंक्रीज हुआ है 25% का, इसमें 25% का, तो इसका 25% यानी कि इसका 1/4 यानी कि 100, तो ये हो जाएगा सर आपका 500। इसमें इंक्रीज हुआ है सर 30% का, 30% इसका कितना होगा सर 150 होगा, तो ये हो जाएगा सर 650। और इसमें इंक्रीज हुआ है सर 50% का, तो 50% इसका कितना होगा सर, इसका 300 होगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 900। तो हमें इसका रेशियो बताना है, हमें इसका रेशियो बताना है। तो यहाँ से 1 1 0 जो कठिन वाला काम है वो पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 से काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 18 बार में जाएगा। तो 10 13 18 इसका आंसर होना चाहिए। 10 13 18, 10 13 18, ये हमें मिल गया डी ऑप्शन। तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल था, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ए क्लोथ स्टोर इज ऑफरिंग बाय 3 get 1 free, what is the net percentage discount being offered by the store? तो जब भी आप इस तरह का सवाल देखें, buy X get Y free, तो जो चीज फ्री दे रहे हो ना उसको ऊपर लिख लो, और जो चीज दुकान के बाहर जा रही है उसको नीचे लिख दो। तो दुकान के बाहर क्या जा रहा है, X और Y,
है ना, x प्लस वाई, बस ये आपका क्या है सर, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाता है, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाता है। तो जो भी आपने फ्री दी वही आपका डिस्काउंट है, और टोटल सामान जो गया वो तो ये गया, टोटल सामान जो गया वो ये गया। तो यहां पर दुकान के बाहर जितना आइटम जा रहा है उसको नीचे लिख लो, और उसमें से जितना फ्री जा रहा है उसको ऊपर लिख लो, इंटू 100 कर दो, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। तो भैया आपने बोला कि आपको एक फ्री मिलेगा, बट 3 खरीदने पर एक फ्री मिलेगा, तो टोटल 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1/4 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आएगा सर, 25% आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, बी ऑप्शन आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, बी ऑप्शन आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बचाते हैं, इसको देखते हैं। Yesterday, Preeti typed an essay of 500 words at the speed of 60 words per minute. Today, she typed the same essay faster and her speed was 15% more than yesterday. What is the approximate difference in the time she took to type yesterday and the time she took to type today? ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। पहले समझ लेते हैं, प्रीति नाम की कोई लड़की हैं जो कि एक ऐसे टाइप कर रही हैं, और उन्होंने 5000 वर्ड्स टाइप किए हैं। उनकी जो स्पीड है वो 60 वर्ड्स पर मिनट की है ना। ये एक दिन पहले की बात हो रही है। आज की बात ये हो रही है कि आज उन्होंने जो ऐसे टाइप किया है वो 15% ज़्यादा स्पीड से टाइप किया, यानी कि 60 की जगह 60 का 15% ऐड कर देंगे आप, ठीक है, और उस स्पीड से उन्होंने टाइप किया हुआ है। और आपसे बोला व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन दी टाइम, उन्होंने जो टाइम लिया है उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, जो पहले और बाद में जो टाइम ले रहे हैं वो उसके बीच का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। 20 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे आप यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है भैया, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो हमने बोला भैया एक चीज़ मुझे बताओ, एक चीज़ मुझे बताओ कि भैया 60 वर्ड जो है, 60 वर्ड जो है वो आप 1 मिनट में टाइप कर देते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5000 वर्ड्स होंगे उसको टाइप करने में कितना लगेगा सर आपको, 5000 अपॉन 60 मिनट, हाँ है ना। तो यहाँ से 1 0 चला गया, ठीक है सर। तो यहाँ पर 6 8 जा 48 हो जाएगा, है ना, 6 8 जा 48 हो जाएगा, 20 बचेगा, 6 3 जा 20 हो जाएगा, ठीक है ना, या 83.33 बोल सकते हैं इसको, हाँ बोल सकते हैं। तो 83.33 मिनट लगेंगे आपको, ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख ली, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी स्पीड अगर पहले 60 थी और आपने इसको 15% से बढ़ा लिया है, इसको 15% से बढ़ा लिया है, तो इसका 10% कितना होता है सर, 6। तो 5% कितना होगा सर, 3। 6 और 3 कितना हो गया सर, 9। यानी कि आपने इसको 9 से बढ़ा लिया, यानी कि ये 69 हो गया। ये कितना हो गया सर, 69 हो गया, ठीक है ना। अब टाइप तो आप क्या कर रहे हो, टाइप तो आप यही 5000 वर्ड ही कर रहे हो। तो अब आपने बोला कि 5000 अपॉन, जैसे यहाँ पर 5000 अपॉन 60 हुआ था, तो 5000 अपॉन 69 हो जाएगा। इतना मिनट लगेगा आपको, इतना मिनट लगेगा आपको। आपको इसी का क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है। इसी का आपको क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको ये जो आपको टाइम आएगा, इस टाइम का और ये जो टाइम आया है, इसका आपको क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। निकाल सकते हैं क्या अपन, है ना, निकाल सकते हैं क्या अपन। अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट निकालने की कोशिश करूँ, है ना, तो अगर मैं इसको 70 मान लूँ, तो ये आपका 5 है ऊपर, यहाँ पर आपका 70 होगा, तो ये 1 0 जाएगा, 2 0 बचेंगे, तो ये 5/7 इंटू 100 बचेगा, मान लो, है ना। 1/7 जो होता है वो 14.28 होता है, उसका 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लगभग 72 के आसपास आना चाहिए ना, 72 के आसपास ही आना चाहिए। तो 72 और 83 और 72 का जो डिफरेंस है वो आपके पास में कितना है सर, वो आपके पास में लगभग 11 मिनट का आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 10 मिनट होगा। मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, 10 मिनट होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पहले तो इसको 70 माना है, तो ये तो 69 है, तो जब आप इसको 70 मानोगे तो जो वैल्यू आ रही होगी, आपने इसको बढ़ा दिया ना, आपने इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो ये जो वैल्यू आ रही होगी क्या आ रही होगी, कम आ रही होगी, ठीक है ना। ये क्या आ रही होगी सर, कम आ रही होगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आएगा सर, 10 आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो अगर मैं होता तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, कैलकुलेशन टाइम बचाने के लिए मैं इस तरह से अप्रोच करता, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं सर इस सवाल की।
आपके पास में सवाल है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए सर्टन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 100% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 200%, द न्यू फ्रैक्शन थर्स फॉर्म्ड इज 4/21, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? अब आप यहाँ पर ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, है ना? तो यहाँ पर आपके पास में एक फ्रैक्शन होता है, एक भिन्न होता है, उसका एक अंश होता है, एक हर होता है। तो आपने उसके अंश को 100% से बढ़ा दिया, हर को 200% से बढ़ा दिया। अब जो नया भिन्न प्राप्त होगा वो 4/21 है। आपसे ओरिजिनल भिन्न पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो आप ये मान सकते हो कि आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो p/q है, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अगर आपने इसको 100% से बढ़ा दिया तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा सर? 200% हो जाएगा। ये अपने आप का कितना हो जाएगा सर? 200% हो जाएगा। अगर आपने इसको 200% से बढ़ा दिया तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा सर? 300% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? 300% हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये आपका नया फ्रैक्शन आपको मिल गया, जो कि हम लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ p/q। बट वो ये कह रहा है कि ये 4/21 के बराबर है। तो यहाँ से जो p/q है वो कितना आएगा सर? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 2 से ये जाएगा 2 बार, और 3 से ये जाएगा 7 बार, तो ये आ जाएगा सर आपका 2/7। ये आ जाएगा आपका 2/7, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। क्या मैंने कहा कि आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो p/q है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर आपने इसको 100% से बढ़ाया तो 100 + 100 200, तो ये 200% हो जाएगा अपने आप का। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को आप 10% से बढ़ाते हो तो वो क्या हो जाता है? अपने आप का 110% हो जाता है। उसी तरह से अगर आप 100% बढ़ाओगे तो अपने आप का 200% हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको 200% से बढ़ाया तो ये अपने आप का 300% हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज और 2 0 कट जाएंगे, तो 2/3 ऑफ p/q इज इक्वल टू 4/21 के बराबर दिया गया है। सॉल्व करेंगे तो p/q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2/7। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 150 km/h। इट्स एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज इज 120 km/h। फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स इट स्टॉप्स फॉर एवरी आवर। 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुक रही है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स, तो यहां पर ये मिनट्स में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुक रही है आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सवाल का मतलब ये है कि एक ट्रेन है जो कि बिना रुके जाती है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 150 है, और अगर रुक के जाती है तो उसकी एवरेज स्पीड 120 है। ये मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर में ये सवाल करवाया। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना, इसके ऊपर हमने 2-3 सवाल डिस्कस किए। तो मैंने कहा यहाँ पर सर विथ, और यहाँ पर लिख दिया सर विदाउट। ठीक है, विथ और विदाउट। तो विथ स्टॉपेज जो है वो आपकी स्पीड कितनी है सर? 120 है। विदाउट स्टॉपेज आपकी स्पीड जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। तो ये स्पीड है सर। बट सर आप डिस्टेंस जो कवर करोगे वो तो सेम ही करोगे, चाहे आप इस स्पीड से जाओ चाहे आप इस स्पीड से जाओ, डिस्टेंस तो आप सेम ही कवर करोगे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपका, वो आपका क्या है सर? कॉन्स्टेंट है। तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया सर? कांस्टेंट हो गया। तो स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपने कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी स्पीड का जो भी रेशो होगा उसका उल्टा रेशो जो होगा वो टाइम का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर? 3 5 और 3 4 3 5 और 3 4 ये चीज़ आ गई सर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम ये बोलते हैं कि भैया 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकेगी, यानी कि स्टॉपेज, जब आप स्टॉपेज लेकर चल रहे हो तो उस 1 घंटे में आप कितने मिनट के लिए रुके, ये पूछ रहा है। तो अगर मैं स्टॉपेज के साथ में जा रहा हूं, है ना, रुक कर जा रहा हूं, तो मैंने 1 घंटा अगर ट्रैवल किया होगा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट मैंने ट्रैवल किया होगा, तो 60 मिनट अगर मैंने ट्रैवल किया होगा, ठीक है ना, तो उसमें मैं कितने मिनट के लिए रुका हूं ये पूछ रहा है आपसे। हाँ सर ये पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो रेशियो है किसका है सर? टाइम का है। तो यहां पर 5 किलो कितनी है सर? 60 है। तो ये कितना गुना हो रहा है सर? 12 गुना हो रहा है। तो यहां पर भी इसका 12 गुना कर देते हैं। हाँ सर, तो ये कितना होगा सर? 48 मिनट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हो बिना रुके तो आपको लगते हैं 48 मिनट, बट वही डिस्टेंस आप जब रुक के करते हो तो आपको लगते हैं 60 मिनट, यानी कि आप यहां पर 12 मिनट ज्यादा ले रहे हो, 12 मिनट ज्यादा ले रहे हो। अगर ये 12 मिनट आप ज्यादा ले रहे हो तो बस इतना ही तो पूछ रहा है कि आप 1 घंटे के सफर में अगर रुक कर चलते हो तो आप कितने मिनट के लिए रुक रहे हो ये बता दो। तो वो आंसर कितना है सर? 12 मिनट है। यहां पर एक नंबर ऑफ स्टॉपेज भी होता है ना, वो भी मैंने सवाल करवाया, बट यहां पर वो नंबर ऑफ स्टॉपेज नहीं पूछा है ना, कि वो कितनी बार रुक रहा है, ऐसा नहीं पूछा। वो कितने मिनट के लिए रुक रहा है 1 घंटे के सफर में, ये पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? 12 मिनट होगा। ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है सर? आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए,
तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और इसको देखते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है भैया, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स ए एंड बी, ईच ग्रुप ए worker is twice as efficient as each group B worker. There are 30 workers in group A and 20 workers in group B. Group A workers would take 120 days to complete a certain job. All the workers of both the group started working on the job simultaneously. Find the time they would take to complete it. क्या मतलब है इसका? आपके पास में 2 ग्रुप हैं जिनका नाम है A और B, ठीक है। ग्रुप ए के जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो कार्य क्षमता है वो ग्रुप बी के वर्करों से दुगनी है। साथ ही साथ ग्रुप ए में 30 वर्कर हैं, ग्रुप बी में 20 वर्कर हैं, ठीक है ना। ग्रुप ए के जो वर्कर हैं वो 120 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये सारे ही वर्कर दोनों ही ग्रुप के एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने बोला है सर यहाँ पर ग्रुप ए है, यहाँ पर ग्रुप बी है। अगर हम इफिशिएंसी की बात करें तो इनकी इफिशिएंसी 2:1 के रेशियो में है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 30 हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर हैं वो 20 हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर 30 और 20 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। यहां पर अगर एक वर्कर की इफिशिएंसी 2 है तो 30 वर्कर की इफिशिएंसी कितनी होगी सर, 60 हो जाएगी। एक वर्कर की 1 है तो 20 वर्कर की कितनी होगी सर, 20 हो जाएगी। तो यहां पर जो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है सर आपका 3:1, आपका आ रहा है सर 3:1। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम बात करते हैं कि आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि जो ग्रुप ए के जो वर्कर्स हैं, ग्रुप ए के जो वर्कर्स हैं वो काम को 120 दिन में कर देते हैं। तो ग्रुप ए के वर्कर्स की जो कंबाइन एफिशिएंसी वो कितनी है सर, 3 है। तो 3 × 120 ये आपका टोटल वर्क आ गया। हाँ सर, अब यही काम कौन करना चाहता है, यही काम ये दोनों ग्रुप के वर्कर्स मिलकर करना चाहते हैं। तो इनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 1 4 हो गई। तो इनको कितना टाइम लगेगा, इनको कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 30 बन जाएगा और 30 × 3 कितना हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका रिक्वायर्ड टाइम आ रहा है वो कितना है सर, 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 90 आएगा। ठीक है, क्या किया मैंने फिर से बताता हूँ। आपके पास में 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है सर। उनकी इफिशिएंसी के बारे में जानकारी है कि ग्रुप ए के जो वर्कर्स हैं उनकी इफिशिएंसी ग्रुप बी से दुगनी है, ठीक है। अब इसमें 30 वर्कर हैं, इसमें 20 वर्कर हैं। अगर एक की इफिशिएंसी 2 है तो 30 की कितनी होगी सर, 60 होगी, ठीक है। यानी कि ये लोग मिलकर 60 यूनिट कर रहे होंगे। इनकी 1 है, टोटल 20 हैं तो ये 20 यूनिट कर रहे होंगे, ठीक है। इसका भी रेशियो निकाल के रख लिया 3:1। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है सर, 4 है। तो इनको कितना समय लगेगा, ठीक है सर। बट इनके बारे में जानकारी है कि ये लोग जो हैं ये 120 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो इनकी तो कंबाइन एफिशिएंसी 3 आ रही है, 3 यूनिट आ रही है, 3 × 120 कर दिए। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो बहुत ही आसान सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सर यहाँ पर कि मोहन परचेज एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर ₹2817.50 एंड अर्न 15% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। इन ऑर्डर टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने में ये बेचेगा। तो देखो मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ये खुद से करना आप, ठीक है, खुद से करना। मोहन ने कोई आर्टिकल खरीदा है इतने रुपए में, ठीक है, सॉरी, मोहन ने कोई आर्टिकल खरीदा है और उसने उसको बेचा है 2817.50 में और उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहां पर ये बोल सकते हो कि भैया 15% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस ये होगी और इसकी वैल्यू है आपके पास में 2817.5। आपको 25% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको इतने पे बेचना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, 125/115 × 2817.5। तो यहाँ पर अगर आप 5 से कैंसिल करोगे तो ये 25 और ये 23 से जाएगा और ये हो जाएगा सर आपका 2817/10 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो आंसर है वो इंटीजर में नहीं आ सकता है, तो ये तो याद रखना आप। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आपके पास ऑप्शंस ये हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और काटापिटी अगर मचाते हो
अगर आप इसमें काटा पेटी और मचाते हो तो 5 से ये जाएगा 5 बार, 5 से ये जाएगा सर 2 बार, ठीक है ना। आप कुछ मत करो, इसका आधा करके 5 से मल्टीप्लाई करके 23 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला काम आपको खुद से करना है, ठीक है, ये वाला काम आपको खुद से करना है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है भाई। 15% प्रॉफिट पर बेचा यानी कि 115 पे बेचा, 25% प्रॉफिट कमाना होगा तो कितने बेचना पड़ेगा, 125% पे बेचना पड़ेगा। बट इसकी वैल्यू हमें दी गई है और इसकी वैल्यू हमें मांगी गई है, ठीक है बेटा, कर लोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अब आपसे क्या बोला, 2 नंबर आर सच as the square of one is 2 to 4 less than 8 times the square of the other. If the numbers be in the ratio of 3:4, their values are. तो आपके पास में 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो 3:4 है, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे बोल रहा है कि एक नंबर का जो स्क्वायर है वो दूसरे नंबर के स्क्वायर के 8 गुने से 224 कम है ना। द नंबर आर सच एज द स्क्वायर ऑफ 1 is 2 to 4 लेस देन 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है सर। आपसे बोल रहा है वो दोनों नंबर्स हैं कौन कौन से, आपके पास ऑप्शंस हैं, उनका रेशियो आपको मालूम है कि 3:4 है। तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो। मैंने मान लिया नंबर जो है वो ए और बी है, मैंने मान लिया जो नंबर है वो कितने सर, ए और बी हैं, और इनका जो रेशियो है वो 3:4 है। तो मैंने मान लिया कि ये नंबर जो है ये 3 के है और ये नंबर जो है ये 4 के है, ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम ये बोल सकते हैं कि भैया एक नंबर का जो स्क्वायर है, एक नंबर का जो स्क्वायर है यानी कि ये हो जाएगा सर 9k², इसका जो 8 गुना है, इसका जो 8 गुना है, इससे 224 कम करेंगे तो दूसरे नंबर का स्क्वायर आ जाएगा यानी कि ये 16k² आ जाएगा, ठीक है, 16k² आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ये 72 हो गया और ये 16 हो गया, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा सर, 56k² हो जाएगा, इज इक्वल टू 224 हो जाएगा। तो यहाँ से k² की जो वैल्यू आएगी सर वो कितनी आएगी सर, 4 आएगी, तो k की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2 आएगी। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट ही आएगा, k की वैल्यू 2 आ गई तो ये कितना बनेगा सर, ये आएगा आपका 6 और ये आएगा सर आपका 8, ठीक है ना, 6 और 8, तो आपका आंसर ये आ गया। अब बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत आएगी, क्या आएगी सर दिक्कत, कि सर आपने ये जो है इसका 8 गुना क्यों किया। आप देख लो, इसने तो 1 और अदर बोला है इस तरह से। आप ये देख लो, अगर आप 8 × 16k² करते -2 to 4 और इसको इधर कर लेते हैं तो यहां पर कितना होता है सर, ये 128 में से आपका 9 जाता तो ये होता 119k² और ये आ जाता सर 224। अब यहां पर आके आप फंस जाते, अब यहां से आने के बाद आप सॉल्व नहीं करते, इनमें कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा। तो यहाँ पर ये जो बोल रहा है ना कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1 है और यहाँ पर फिर अदर बोल रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि फर्स्ट और सेकंड कौन सा किसको क्या माने। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर ऐसे भी कर रहे होगे तो आप फंसोगे, तो आपको समझ आएगा नहीं ऐसा नहीं ऐसे करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 3 years to ₹2400 and in 4 years to ₹2520 the interest rate per annum। इंटरेस्ट आपको बताना है हर साल का कितना है। तो भाई 3 साल में कितना हो गया है ना, 3 साल में कितना हो गया और 4 साल में कितना हो गया ये आपको पता है। अब मुझे बताओ कोई अमाउंट होगा उसको आपने जमा किया होगा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 3 साल बाद वो 2400 हो जाता है और 4 साल बाद 2520 हो जाता है। तो मुझे बताओ एक साल में कितना का चेंज आ रहा है भाई। यहां पर आपके पास में कोई प्रिंसिपल है, 3 साल बाद में ये हो जाएगा आपका 2400 और 4 साल बाद में ये हो जाएगा आपका कितना 2520, यही होगा। तो 1 साल में कितने का चेंज आ रहा है, 1 साल में कितने का चेंज आ रहा है, तो मैंने 1 साल में सर 120 रुपए का चेंज आ रहा है। तो ये 1 साल का जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो आप 3 साल बाद जाते तो आप ये निकाल के आ जाते, है ना, आप यही निकाल के आ जाते, बट आपने सोचा नहीं यार इसको जमा रहने दो, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया और 1 साल बाद वाला ये अमाउंट हो गया। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला 120, तो 120 का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 2400 पर, इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे तो यहाँ से ये चीज़ चलेगी 12 से ये जाएगा कितनी बार 20 बार, तो यहाँ से कितना आएगा सर आपके पास 5%। तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर 5%, ठीक है। एक बार देखो इसको अच्छे से, चलिए भाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोल रहा है भाई, द ओनर ऑफ ए गिफ्ट शॉप चार्जेस हिज कस्टमर 28% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ ए कस्टमर पेड 1408 फॉर सम सॉफ्ट टॉयज देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दोज सॉफ्ट टॉयज। ठीक है, पता नहीं क्या खरीद रहे हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक दुकानदार है, वो अपने कस्टमर से कॉस्ट प्राइस से 28% ज़्यादा
पैसे वसूलता है, यानी कि ये उसका मार्कअप होगा और यही उसका सेलिंग प्राइस भी हो जाएगा क्योंकि वो डिस्काउंट तो दे नहीं रहा है। और कस्टमर पे कितना कर रहा है 1408। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कॉस्ट प्राइस 100% होगा तो उसने जो मार्कअप किया है वो 128 किया है, उसने जो मार्कअप किया है वो 128 किया है और इसकी जो वैल्यू है वो 1408 है। ठीक है ना, आपसे बोल रहा है कॉस्ट प्राइस बता दो, यानी कि 100/128 इंटू यहाँ पर कितना होगा 1408 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 13, 10, 12, 14 और 11। ठीक है ना, तो 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर 8 आ जाए। ठीक है, 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 0 तो यहाँ लगे जाएंगे, है ना, 2 0 तो यहाँ लगे जाएंगे, तो यानी कि 1 × 8 होता है, यानी कि 1100 इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, इसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। तो ये नंबर जो है ये क्या आएगा सर, आपका 1100 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी नहीं। अगर आप इसको काटोगे तो ये जाएगा एक बार में कितना हो जाएगा सर, ये 128 हो जाएगा, है ना, 128 हो जाएगा। फिर आप जब काटोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा सर, 128 हो जाएगा। 11 × 100 कितना हो जाएगा सर, आपका 1100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपसे क्या बोले, द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 54। तो एक व्यक्ति है और एक उसका बेटा है, उसका एवरेज अगर 54 है तो सम 108 होगा। ठीक है सर, आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 23 एंड 36। तो 23 और 36 उनकी 23 और 13 है ना, 23 और 13 है, ये उनकी एज का रेशियो है। ठीक है, ये उनकी एज का रेशियो है। तो मैंने कहा 23 और 13 का टोटल कितना होता है सर, 36 होता है। हाँ सर, और 36 की वैल्यू कितनी है सर, 108 है, यानी कि ये 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि इसकी एज होगी सर 39 और इसकी एज होगी सर 69। ठीक है सर, ये प्रेजेंट एज आ गई। आपसे बोला व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, तो ये 75 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। और उनकी एज का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो 15 से ये जाएगा 5 बार और 15 से ये जाएगा 3 बार, तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। सिंपल है भाई, सिंपल है, आसान है भाई, आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। ये सवाल हमसे क्या बोल रहा है भैया, तो डीआई आ गई हमारे पास, है ना, आखिरी डीआई है ना, 5 क्वेश्चन की डीआई है। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ब्रेकअप ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अनिरुद्ध इन 5 सब्जेक्ट्स ABCDE। तो अनिरुद्ध नाम का एक व्यक्ति है, उसने जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसने कितने कितने मार्क्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री अचीव किए हैं वो आपको यहाँ पर दिया गया है। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क है वो 100 है, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 हो गए टोटल मार्क्स। एंड देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन टोटल। ओके, अनिरुद्ध स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 450 मार्क्स। अनिरुद्ध के आए कितने सर, 450 मार्क्स आए हैं, यानी कि टोटल 500 में से उसके 450 नंबर आए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो दिया है वो डिग्री के फॉर्म में दिया है, यहाँ पर जो दिया है वो डिग्री के फॉर्म में दिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो हमारे पास में यहाँ पर पूछा गया द मार्क्स स्कोर्ड बाय अनिरुद्ध इन सब्जेक्ट E एंड B डिफर बाय। E एंड B डिफर बाय, इनका डिफरेंस बताना है। मार्क्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स आपने को जो दिया है वो डिग्री में दिया है। तो हम अगर यहाँ पर जाएं तो हम ये बोलेंगे कि E में देखिए और B में देखिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर, 10 डिग्री है। ठीक है ना, 10 डिग्री है। हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं E और B, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है सर वो 10 डिग्री है। आपको इस 10 डिग्री की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मार्क्स बताने हैं। तो अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया 360 डिग्री जो है वो आपके 450 मार्क्स के बराबर है। मतलब ये कि उसको मिले तो 450 मार्क्स ही है ना, बट इस पाई चार्ट का जो टोटल होगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री वो 360 होगा और उसके जो मार्क्स मिले होंगे सब अलग अलग जगह पे उसका टोटल 450 होगा, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू 450 है। तो आपको यहाँ पर 10 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आप 36 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा सर 450 अपॉन कितना, 36, 450/36, यही हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से कटेगा 50 टाइम्स 9 से कटेगा ये, तो ये आ जाएगा सर आपका 12.5, ये आ जाएगा सर आपका 12.5। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा सर, 12.5। तो 12.5 मार्क्स का अंतर होना चाहिए, 12.5 मार्क्स का अंतर होना चाहिए दोनों ही सब्जेक्ट्स में। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
इसको यहां से रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन सी इज द मार्क्स स्कोर्ड इन डी। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन देखना जरूरी है। आपसे पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन सी, ऑफ किसके साथ लगा है, सी के साथ लगा है, यानी कि यहां पर सी कहां जाएगा, नीचे। इज दी मार्क्स स्कोर्ड इन डी, यानी कि डी कहां जाएगा, ऊपर। तो यहां पर थोड़ा सा ये गलती हो सकती है, आप डी अपॉन सी की जगह सी अपॉन डी भी खोज सकते हो, तो ये गलती ना करें। अब डी अपॉन सी इंटू 100 करना है, तो हम यहां पर पाई चार्ट पे आते हैं। डी हमारे पास कितना है सर, डी हमारे पास 70 है और ये हमारे पास में 60 है, इंटू 100 करेंगे तो यहां से ये 7/6 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/6 इंटू 100। ठीक है सर, तो यहां पर देखो 1 × 100 कितना होगा, 100%, और 1/6 ऑफ 100 कितना हो जाएगा सर, 16.66%। तो 100 + 16.66 यानी कि 116.66% हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना आएगा सर, 116.66%। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में जो सी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है, सी देखिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 116.66। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड अनिरुद्ध स्कोर मोर देन हिज एवरेज स्कोर, मोर देन हिज एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर से उसने कितने सब्जेक्ट्स में ज्यादा स्कोर किया है वो पूछ रहा है। अब यहां पर आपको एक्चुअल मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर एक्चुअल मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो कि यहां पर जो टोटल है वो कितना है सर, 360। 360 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा सर, 72। तो जो उसका एवरेज होगा वो 72 डिग्री के बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ अगर हम डिग्री की बात करें तो। अब अगर 72 डिग्री एवरेज है तो 72 डिग्री से ज्यादा कौन कौन सी वैल्यू है, एक वैल्यू है, ठीक है, और 2 वैल्यू है। तो यहां पर ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो उसने 2 सब्जेक्ट में उसके एवरेज स्कोर से ज्यादा अचीव किया है, स्कोर किया है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो कितना होगा सर, 2 होगा। इस सवाल का जो जवाब होगा वो कितना होगा सर, 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड अनिरुद्ध स्कोर मोर देन हिज एवरेज स्कोर, तो वो है हमारे पास में कितना, 2। वो है हमारे पास में कितना, 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब बोल रहा है द मार्क्स स्कोर्ड बाय अनिरुद्ध इन डी एंड ई इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन दैट ही स्कोर्ड इन ए एंड सी। तो हमने बोला डी एंड ई में जो उसने स्कोर किया है और ए और सी में जो उसने स्कोर किया है उसमें परसेंटेज चेंज मांग रहा है, उसमें परसेंटेज चेंज मांग रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, यहां पर आ जाते हैं पाई चार्ट पर। तो पाई चार्ट पे आए, डी और ई का जो टोटल है, डी और ई का जो टोटल है वो 144 दिख रहा है मुझे। ठीक है, 144 डिग्री। अब इसकी वैल्यू मार्क्स में मत निकालो, कोई फायदा नहीं है। और ए और सी कितना है सर, ए और सी हमारे पास दिख रहा है सर 132। तो 132 से ये 144 ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, मैंने कहा 12 ज़्यादा है। 12 ज़्यादा है, किससे कंपेयर हो रहा है, 132 से हो रहा है। ठीक है सर, इंटू 100 कर देंगे तो ये तो आ रहा है 1/11 इंटू 100, और 1/11 इंटू 100 का मतलब है सर 9.09%, 9.09%। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो इस सवाल का जो जवाब आ रहा है वो 9.09 आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है क्या, हाँ सर दिया है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही इस सवाल का क्या है सर, सही जवाब है ना। जो पहला ऑप्शन है वही इस सवाल का क्या है सर, सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये आखिरी सवाल है इसका। अब आपसे क्या बोल रहा है, इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट इज 120 इंस्टेड ऑफ 100, गिवन दैट अनिरुद्ध टोटल स्कोर इज द सेम 450 and the distribution is also the same, then in how many subject is his score more than 80। तो आपसे बोल रहा है कि भैया अगर जो आपसे कहा गया था कि जो हर एक पेपर है उसका जो मैक्सिमम मार्क है वो 100 है, अगर वो 100 ना होके 120 हो जाए, ठीक है ना, और उसका जो टोटल स्कोर पहले था 450 वो अभी भी उतना ही है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पाई चार्ट में दिया था वो भी वैसा का वैसा ही है। आपसे बस पूछ रहा है कि इस केस में जब हम 100 को मैक्सिमम मार्क्स को 100 से 120 कर देंगे, है ना, मैक्सिमम मार्क को 100 से 120 कर देंगे, तो यहाँ पर ऐसे कितने सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें उसको 80 से ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें बताने, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें बताने, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई चार्ट पे आ जाते हैं।
पाई चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है सर, एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे एक चीज़ बताओ, 360 डिग्री जो है वो 450 के बराबर अभी भी है? हाँ सर अभी भी है, ठीक है सर, ये लिख के रख लिया अपन ने। ए पे आते हैं, ए पे कितना लिखा सर? 72 डिग्री लिखा है। तो 72 डिग्री क्या होगा सर, मैं बताता हूँ आपको। इसमें से एक जीरो कम कर दो, 36 किलो कितनी होगी सर? 45 हो जाएगी। 36 किलो 45, डबल कर दो तो 72 किलो कितनी होगी? 90 होगी। यानी कि 72 डिग्री जो होगी वो 90 मार्क्स के बराबर होगी, 90 मार्क्स के बराबर होगी। फिर बी को देख लो, बी कितना है सर? 84 डिग्री। बी कितना है सर? 84 डिग्री। 84 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। तो मैंने कहा सर 84 अपॉन 360 इंटू 450, यही होगा? हाँ सर यही होगा। अब अगर मैं इसको काटूं तो 90 से 4 बार और 90 से 5 बार, 4 से ये 21 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा सर आपका कितना? 105। ये कितना आ जाएगा सर आपका? 105। तो यहाँ पर 105 नंबर आ गए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्या किया मैंने ये बोला कि भैया 84 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 360 डिग्री की वैल्यू 450, तो 84 डिग्री कितनी होगी? 84 अपॉन 360 इंटू 450। सॉल्व कर लिया, 90 से 4 बार, 90 से 5 बार, 4 से घटा 21 बार, 21 इंटू 5, 105 हो गया, खत्म है ना, खत्म। ये हटा देते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं कि सर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो सी पर आ गए अपन, है ना, सी पर आ गए। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी सर? तो हमने कहा सर 60 अपॉन 360 इंटू 450, यही होगा? हाँ सर, तो ये गया सर 6 बार में, 6 7 जा 42 है ना, और ये 6 5 जा 30, तो 75 हो गया। तो ये सर आपका 75 मार्क्स आ जाएगा। सर डी को देख लेते हैं, डी का कितना है सर आपके पास में? 70। डी का कितना है सर? 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, 70 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हमने लिखा सर 70 अपॉन 360 इंटू 450, तो 90 से कितनी बार सर? 4 बार। 90 से कितनी बार सर? 5 बार। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर आपका? 4 से कटेगा तो 4 इंटू 1 करेंगे, 4 7 जा 28 करेंगे, 4 5 जा 20 करेंगे, ठीक है ना। तो ये 68 और 2 70 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? ये 50 और 35 85, और ये हो जाएगा 82.5। तो ये आ जाएगा सर आपका 82.5, ठीक है ना। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या मिल रहा है? 50 35 85 और 2.5, 50 35 87.5 है ना, तो 87.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। 50 और 35 85 और 2.5 आ जाएगा 87.5, ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर मुझे आप बताइए कि ई में कितना है। तो मैंने कहा सर ई में मेरे पास 74 डिग्री है। ई में मेरे पास कितना सर? 74 डिग्री है। तो 74 डिग्री का कैसे निकालेंगे सर? 74 अपॉन 360, और यहाँ पर कितना है सर? 450। तो 90 से 4 बार, 90 से 5 बार, ठीक है सर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? ई में 74 डिग्री ना, 74 अपॉन 360 इंटू 450, 90 से 4 बार, 90 से 5 बार। तो यहाँ पर 5 4 कितना हो गया सर? 20, और 5 7 35 और 37, ये हो गया सर। 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है सर, और 10 बचेगा तो ये आएगा 92.5। ये आ जाएगा सर आपका कितना? 92.5। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व भी कर सकते थे, जैसे अगर 72 डिग्री की वैल्यू आपके पास 90 आ रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 84 की वैल्यू तो और ज़्यादा ही आएगी, ठीक है सर। 60 पे आपको चेक कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। 70 पे आपको चेक कर लेना चाहिए था। 74 पे भी आपको मालूम है कि ज़्यादा ही आएगी। तो आपको यहाँ से ही समझ में आ गया था कि ये कैलकुलेशन अगर मैंने कर लिया और इसकी वैल्यू मेरे पास 90 आ रही है, तो अगर इसकी वैल्यू 90 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 90 से तो ऊपर जाएगी और इसकी वैल्यू भी 90 से ऊपर जाएगी। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके वैसे ही हो गए थे। फिर 60 और 70 को बस एक बार आपको चेक करना था कि 60 में और 70 में क्या हो रहा है। तो अगर आपको दिख रहा है कि 70 में भी उसका 80 से ऊपर चला गया, तो एक सब्जेक्ट ये हो गया, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। तो 4 सब्जेक्ट में उसके 80 से ऊपर है। मैंने सॉल्व करके इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती बहुत आसान तरीके से, तो मैंने आपको सॉल्व पूरा करवा दिया। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम बचाने का तरीका ये था कि अगर आपने ये कैलकुलेट किया और ये वैल्यू आ रही है 90 और आपको चाहिए वो वैल्यू जो कि 80 से ऊपर हो, 80 से ऊपर हो, तो ये 80 से ऊपर है, हाँ है। अगर 72 डिग्री हमें 80 से ऊपर का रिजल्ट दे रहा है तो 84 तो वैसे भी दे देगा, हाँ, क्योंकि वो इससे ज़्यादा डिग्री का है, हाँ, ये भी दे देगा, हाँ। तो 3 सब्जेक्ट में तो उसके हैं 80 से ऊपर। बस यहाँ पर आपको देखना था, यहाँ पर आपको देखना था कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखना था, उसमें भी आप 72 पे देख रहे हो कि 72 पे 90 है तो 70 पे
आप एक बार चेक कर लो, अगर 70 पे आपको दिख रहा है कि 87.5 है तो 60 पे तो होगा नहीं, 60 पे तो कम ही होगा, है ना, 60 पे तो इससे कम ही होगा। तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते थे, मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर बच्चा सॉल्व कर लेता है, बट वही है कि जो बच्चा थोड़ा सा अलग सोचता है वो थोड़ा टाइम बचाता है, टाइम बचाता है तो वो जो टाइम बचाता है वो कहीं ना कहीं दूसरी सवालों पर उसको यूटिलाइज कर पाता है और उसका स्कोर इंप्रूव होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है सर वो कितना है सर, 4, है ना। इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर, 4। तो यहां पर हमारे सही जवाब कौन सा सर, डी ऑप्शन है। यहां पर कौन सा सही जवाब है हमारा, डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो इसको यहां से हटाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमेशा की तरह, है ना, कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारे मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो कि डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे पास में इनके, अगर आप इन सब एग्जाम की या इन सब कोर्सेज की तैयारी हमारे थ्रू करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं सर, क्योंकि आपको मालूम है कि हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वेल रिसर्च कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में आपको पढ़ाते हैं, डेली बेसिस पे आपको पढ़ाते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या हैं सर, फ्री हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं सर, फ्री हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाती हैं, वो भी कंप्लीटली 100% फ्री। आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, कोई कोड हम आपको नहीं बेच रहे, कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज करना है, आपको सिर्फ यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन का सब्सक्राइब करना है, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। ठीक है, और वहाँ पर एक बेल आइकन आता है, उसको अगर आप प्रेस कर देंगे ऑल पर, तो आपको जितने भी यहाँ पर वीडियोस हम अपलोड करते हैं या प्रीमियर करते हैं या कभी हम लाइव आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइमली और आप अपना टाइम निकाल कर उस वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी है जो मुझे आपको देनी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी बताया गया है, पढ़ाया गया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, क्योंकि कंटेंट हमने बिल्कुल आरआरबी, पी और क्लर्क के प्री लेवल को ध्यान में रखते हुए रखा है। हम जब आगे आएंगे मेंस के बारे में हम बात करेंगे या हम जब आईबीपीएस की बात करेंगे, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क की बात करेंगे तो हम उस एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक बच्चे को हर एक चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर जो भी अलग अलग चैप्टर के सवाल हम करवाते हैं उसका एक फाउंडेशन प्लेलिस्ट जो है वो आपको मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन पर मिल जाएगा, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है सर कि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियोस में कवर किया है। उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, उसको देखकर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत कुछ हम लाने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।